क्या आपने कभी सोचा है कि एक देश बिना किसी नियम या कानून के कैसे चलेगा? और आखिर एक पेपर पर लिखे गए रूल्स इतने ताकतवर कैसे बन जाते हैं कि पूरा देश उन्हें आंख बंद करके मानता है? वेलकम टू अंश सिंप्लीफायर। और आज हम क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस के सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर कॉन्स्टिट्यूशन व्हाई एंड हाउ को डीप डिटेल में समझेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ एक किताब नहीं है, ये किसी भी देश का सुप्रीम लॉ है जो गवर्नमेंट और सिटीजन्स के बीच का रिश्ता तय करता है। लेकिन हमें इसकी आखिर जरूरत क्यों होती है? इसके पीछे 5 सबसे बड़े फैक्चुअल रीजंस हैं। पहला बड़ा रीजन, ये सोसाइटी के अलग अलग लोगों के बीच ट्रस्ट और कोऑर्डिनेशन बनाता है कुछ बेसिक रूल्स प्रोवाइड करके। दूसरा रीजन, ये एग्जैक्टली स्पेसिफाई करता है कि सोसाइटी में डिसीजन लेने की पावर किसके पास होगी, यानी हमारी गवर्नमेंट कैसे बनेगी और उसका स्ट्रक्चर क्या होगा। तीसरा सबसे जरूरी रीजन, अगर गवर्नमेंट पावर में आ गई तो वो अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल ना करे, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट की पावर पर स्ट्रिक्ट लिमिट्स लगाता है और ये लिमिट्स हमें फंडामेंटल राइट्स के रूप में मिलती हैं। चौथा रीजन, एक अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ लिमिट्स नहीं लगाता बल्कि गवर्नमेंट को इतनी पावर भी देता है कि वो सोसाइटी की एस्पिरेशंस को पूरा कर सके और एक पॉजिटिव जस्ट सोसाइटी का निर्माण कर सके। पांचवा रीजन, ये वहां के नागरिकों को एक फंडामेंटल पॉलिटिकल आइडेंटिटी देता है जिससे उनकी एक पहचान बनती है। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि इंडिया का इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया किसने और ये इतना सक्सेसफुल क्यों रहा? इसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बनाया था, जिसके मेंबर्स अनडिवाइडेड इंडिया के प्रोविंसेस और प्रिंसली स्टेट से चुने गए थे। ये असेंबली ब्रिटिश गवर्नमेंट के कैबिनेट मिशन प्लान 1946 के बेसिस पर बनाई गई थी ताकि देश के हर सेक्शन, धर्म और कास्ट को बराबर रिप्रेजेंटेशन मिल सके। स्टार्टिंग में इस असेंबली में टोटल 389 मेंबर्स थे, लेकिन पार्टीशन के बाद 299 मेंबर्स रह गए जिन्होंने आगे चलकर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा। 9 दिसंबर 1946 को इसकी पहली मीटिंग हुई थी और करीब 3 साल की लगातार मेहनत के बाद 26 नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनकर पूरी तरह तैयार हुआ। इस असेंबली की सबसे बड़ी खासियत और इसकी सक्सेस का राज था प्रिंसिपल ऑफ डेलिब्रेशन। यहां किसी भी डिसीजन को सिर्फ मेजॉरिटी या वोट से नहीं थोपा गया, बल्कि हर एक क्लॉज पर डिटेल में डिबेट हुई और पब्लिक रीजन के आधार पर कंसेंसस बनाया गया। इस पूरे प्रोसेस को डायरेक्शन देने का काम किया ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ने, जिसे 1946 में जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था। ये रेजोल्यूशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेस और फिलॉसफी बना, जिसमें साफ लिखा था कि इंडिया एक इंडिपेंडेंट, सॉवरेन और रिपब्लिक स्टेट होगा। इसी हिस्टोरिकल रेजोल्यूशन ने माइनॉरिटीज, बैकवर्ड क्लासेस और ट्राइबल एरियाज को स्पेशल सेफगार्ड्स देने का वादा भी किया था। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स जानते थे कि एक सक्सेसफुल देश चलाने के लिए सिर्फ आइडियल बातें नहीं बल्कि प्रैक्टिकल और बैलेंस्ड इंस्टीट्यूशंस चाहिए होते हैं। उन्हें इस बात में कोई शर्म नहीं थी कि वो दूसरे देशों के सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन से सीख लें, इसलिए उन्होंने बेस्ट ग्लोबल प्रैक्टिसेस को डायरेक्ट अपनाया। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से उन्होंने फर्स्ट पास द पोस्ट इलेक्शन सिस्टम और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का आइडिया लिया। यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से सबसे पावरफुल टूल यानी फंडामेंटल राइट्स और जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट अपनाया गया। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आए, जो गवर्नमेंट के लिए एक गाइडलाइन है। और फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी के प्रिंसिपल्स हमारे प्रियम्बल का हिस्सा बनाए गए। लेकिन इन सभी प्रोविजंस को ब्लाइंडली कॉपी नहीं किया गया, बल्कि उन्हें इंडियन कंडीशंस और सोसाइटी के हिसाब से मॉडिफाई करके लागू किया गया। यही एक परफेक्ट बैलेंस था जिसने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को एक रिजिड येट फ्लेक्सिबल लिविंग डॉक्यूमेंट बनाया। और यही कारण है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आज 70 सालों से ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी पूरे देश को एक साथ जोड़कर रखे हुए हैं। अगर आपको इस चैप्टर का ये स्ट्रेट एंड फैक्चुअल एक्सप्लेनेशन समझ आया हो तो इस वीडियो को अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।